नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आप सभी के डिमांड पर मैं आप सभी के लिए सीबीएसई प्रश्न पत्र की रूपरेखा के अनुसार जो मॉडल पेपर है, जो सैंपल पेपर है, उस सबको एक एक करके हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और इस सैंपल पेपर का प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और सेम इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम इसे प्रॉपर वे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, तो ये प्रश्न पत्र जब आप बोर्ड के एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सामान्य निर्देश है, इस प्रश्न पत्र के दो भाग ए व बी है, आप दो भाग करने हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, ए सभी प्रश्न के एक साथ करने हैं तथा बी के सभी प्रश्न एक साथ करने हैं। ए के प्रश्न 1 व 2 एक अंक के हैं, इनका उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखना है। जबकि प्रश्न 3 से 5 2 अंक के हैं, इनका उत्तर 30 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न के लिए लिखिए। 6 से 15 तक के 3 अंक हैं, इनमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में लिखिए। और प्रश्न 16 से 21 तक 5 अंक के हैं, इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 70 शब्दों में लिखिए। और प्रत्येक भाग के प्रश्न 22 से 27 तक के प्रयोगात्मक कौशल पर आधारित होगा, जिन्हें आपको 2 अंक का प्रश्न है, इसे आपको लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे में। चलिए, तो क्वेश्चंस को सेक्शन ए में हम उसे डिस्कस करते हैं। और ये टोटल प्रश्न पत्र आपका 80 मार्क्स का होगा। इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन पार्ट में करके हम इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेक्शन ए में हम देखते हैं और इसका आंसर भी आपका बगल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका आंसर भी लिखा, मार्क्स भी इंडिकेट किया गया है। तो परिधि तंत्रिका तंत्र के 2 घटक के नाम आपको लिखना है। तो चलिए, परिधि तंत्रिका तंत्र के 2 घटक कौन कौन से आपको याद रख लेना। ये मस्तिष्क से निकलने वाले क्रेनियल यानी कपालीय ये और तंत्रिकाएं ये होता है, और दूसरा है मेरुरज्जु तंत्रिका, मेरुरज्जु तंत्रिका। तो इसका आपका ये आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन से, ओजोन परत का ऊपरी वायुमंडल में क्या कार्य है। ओजोन परत का ऊपरी वायुमंडल में क्या कार्य है। तो ओजोन परत पर ऊपरी वायुमंडल में सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करती हैं, जो कि ओजोन परत पर पृथ्वी पर जीवन स्थापित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा यह परत सूरज की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओजोन परत का जो है ना धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, उसमें होल हो रहा है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है और उससे क्या क्या बुरा परिणाम पृथ्वी पर पड़ता है। तो मानव के लिए उससे जो ओजोन परत से जो निकलने वाले जो किरण हैं, जिसको यूवी रेज कहते हैं, यूवी किरण कहते हैं, वो किरण क्या होता है, जो हमारे स्किन कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। स्किन कैंसर भी होता है उससे, तो मतलब ये हमारे मानव जीवन के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो ओजोन परत ये क्या करता है, उस हानिकारक किरण से हमें रक्षा करता है और पृथ्वी पर आने से उसे रोकता है, ठीक है। तो इसी लेकर के कहा जाता है आपको अपने एटमॉस्फेयर यानी पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, प्रदूषण कम करे। और ये सब बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि हमारे घर में निकलने वाले एसी, फ्रिज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब जिम्मेदार है, ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं लिखिए। यानी कि जो समतल दर्पण है उसकी 4 विशेषता लिखना, कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है ना, फर्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यह प्रतिबिंब काल्पनिक व सीधा होता है और यह प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बिंब की दूरी के बराबर होती है और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। जब गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से H2 यानी गैस को प्रवाहित करते हैं तब तांबा धातु तथा जल वाष्प प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण तथा बताइए कि कौन सा पदार्थ
उपचयित होता है हुआ और कौन सा पदार्थ अपचयित हुआ। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई ये क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से कर लेना है। ये समीकरण देखिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, जब ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो ये कॉपर और प्लस में जल का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये जब हाइड्रोजन का इसमें से इसमें जुड़ना, ठीक है, क्या कहलाता है, उपचयित, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयित, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ऑक्सीजन का हटना क्या हुआ, अपचयित, और हाइड्रोजन का यहाँ जुड़ना उपचयित। याद रखना है आपको, ये समीकरण आपको याद कर लेना है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ अच्छा इसमें और है, हाँ इसका और आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का वाटर के रूप में ये हो गया जो मैं बता दिया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, पुनः चक्रण की तुलना में पुनः उपयोग को क्यों उत्तम माना जाता है। यानी पुनः चक्रण जब आप किसी चीज़ को जो है ना, जैसे सपोज डेट कचरा को क्या करते हैं आप डिकम्पोज कर देते हैं, उसके बाद उसका फिर से यूज करते हैं, और पुनः उपयोग कोई चीज़, जैसे आपके पास जो है ना एक बोतल है, उसका फिर से उपयोग करना कैसे ये मतलब बेहतर है, इसको आपको बताना है। तो देखिए संपोषित प्रबंधन से तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधन का इस प्रकार उपयोग हो कि इनके दोहन से वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित करते हुए इन संसाधनों को साथ ही साथ भावी संतति के लिए भी संरक्षित, यानी जो संसाधन है उसको अभी भी हम संरक्षित कर रहे हैं, खुद भी यूज कर रहे हैं, और आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और पुनः चक्रण में क्या होता है, ऊर्जा की कुछ मात्रा जो है ना का खर्च होती है, जिसमें आप पुनः चक्रण में कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है, ठीक है। पदार्थ के पुनः चक्रण से पर्यावरण जो है ना क्या होता है, प्रदूषित होता है, जबकि जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे अब बहुत सारे आपके पास जो है ना क्या होता है, जो कचरा होता है उसको आप जला देते तो वो हमें मेन्योर का काम तो करता है, ठीक है, उर्वरक का काम करता है, लेकिन साथ साथ तो प्रदूषण में भी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न कर देता है, जबकि पुनः उपयोग में ऐसा नहीं होता। इसलिए पुनः चक्रण की तुलना में पुनः उपयोग सबसे अधिक लाभदायक है और बहुत ही अच्छा माना जाता है हमारे पर्यावरण के लिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित का कारण सहित उत्तर दीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए 3 मार्क्स का आपका है। नींबू को तांबे के बर्तन को चमकाने में उपयोग किया जाता है, क्यों। तो जब तांबे के बर्तन को कुछ समय के लिए वायु में खुला छोड़ देते हैं तो यह तांबा वायु के साथ जो है ना उपस्थित जल, वायु में जो है क्या होता है, जल होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब वो अभिक्रिया कर लेता है तब उस पर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट जम जाता है। कैसा, हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट जम जाता है, जो कि नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो आपको याद रखना है सिट्रिक अम्ल होता है। तो इस कार्बोनेट से क्रिया करके इस ऊपरी परत को हटा देता है तथा तांबे के बर्तन फिर से चमकने लगते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी में डिस्कस करते हैं। 3 नंबर का, तो एक धातु के सल्फाइड अयस्क से उस धातु को प्राप्त करने के लिए उसे पहले ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों, ये भी क्वेश्चन है। तो सल्फाइड ऑक्साइड को पहले ऑक्साइड अयस्क में इसीलिए बदला जाता है क्योंकि ऑक्साइड अयस्क का अपचयन आसानी से हो जाता है और धातु प्राप्त होता है। तो अपचयन हो जाता मतलब यहाँ देखिए, अपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना। याद रखिएगा, अपचयन मीन्स ऑक्सीजन का हटना। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं, तांबे की तारों को विद्युत धारा के चालकों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो जब तांबे के बर्तन को कुछ समय के लिए वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह तांबा वायु में उपस्थित जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तथा उस पर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट जमा होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है जो कार्बोनेट में से क्रिया करके इस ऊपरी परत को हटा देता है तथा तांबे के बर्तन फिर से चमकने लगता है, ठीक है, ये हो गया था आपका। अब देखिए, तांबे के तारों को विद्युत धारा के चालकों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो तांबे की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है तथा इसका गलनांक ताप भी उच्च होता है, इसलिए तांबे का चालक बहुत विद्युत धारा के चालक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है ना फिर एक क्वेश्चन ये और देख लेते हैं।
निम्नलिखित उदाहरणों में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का आमाशय में पाचन होता है, भोजन का आमाशय में जटिल भोजन को सरल रूप में विघटित किया जाता है, इसीलिए एक अपघटन अभिक्रिया होता है। ठीक है। उसके बाद कोयले का वायु में दहन होना क्या होता है? तो कोयले का दहन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अन्य वाटर के यानी जल के वाष्प के उत्पन्न होते हैं, साथ ही ऊष्मीय ऊर्जा भी प्राप्त होती है, इसीलिए यह एक अपघटन व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं चूना पत्थर को गर्म करना पर क्या होता है? तो चूना पत्थर को गर्म करने पर इसका विघटन होता है, इसीलिए यह भी एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया है। यह भी कैसा अपघटन अभिक्रिया है? तो ये चूना पत्थर है CaCO3, इसको जब हीट करते तो कार्बन ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो चलिए हम इतना ही रखते हैं, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। चलिए बाय, टेक केयर।